गुरु महा पन्ना साथ की सुंदर साथ जी नंबर चुपाई मानिक महल का वर्णन हो रहा है। लास्ट प्रकरण है ऊपर महल तले महल। आज नेट की प्रॉब्लम हो रही है किरण दीदी, नेट की थोड़ी सी दिक्कत है क्या? आवाज कट रही है। की कमी आ रही है? हाँ, कट रही है आवाज ना। एक मिनट, फिर एक मिनट मैं अभी करूंगी दूसरा। तो आवाज आ रही है नहीं? अब आ गई दीदी। हाँ, वो 1 मिनट लगता है ना आने में। हाँ जी, हाँ जी। डाटा कर दिया ना, डाटा वाईफाई ठीक नहीं चल रहा। अब ठीक है। ऊपर महल तले महल बीच बीच महल गिरदवाए इन बिद महल भर्यों अंबर फेर बिद कही ना जाए। ऊपर नीचे मध्य में तथा चारों ओर घेर कर महल ही महल आए हैं। ऐसा लगता है जैसे ऊंचे ऊंचे महलों से आकाश भर गया है। इनकी अलौकिक शोभा को बार बार कहना कठिन है। अब मानिक महलों का वर्णन हो रहा है। मानिक महल, आप खड़े हो, अगर ऊपर देखो तो महल है, नीचे देखो तो महल है, मध्य में ऊपर तक महल ही महल दिखाई दे रहे हैं। और चारों ओर घेर करके भी तालों पर भी महल आए, तालों के ऊपर महल आए हैं, और इधर ऊपर नीचे चारों तरफ घेर करके महल ही महल जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे कि महलों से ही आकाश जो है वो भर गया हो। ऐसी उनकी अलौकिक शोभा का वर्णन करना जो है बार बार बहुत ही कठिन दिखाई देता है। हाँ जी, और कुछ किरण जी आप बता सकते हैं कि ऊपर नीचे मध्य की बात क्या कह रहे हैं जी? ये मानिक महलों की बात ही आ रही है ना, मानिक पहाड़ के जो महल हैं और तालों के महल आए हैं। मानिक महल भी चारों तरफ घेर करके अंदर देखो। सारे महल ही है ना दीदी, ऊपर भी वही, महल नीचे भी महल, सब हाँ जी, हाँ अपने अंदर की बात हो रही है ना सब। आवाज आ रही होगी बीच में ना। ऊपर महल तले महल बीच बीच महल गिरदवाए, बीच में भी और सारे गिरदवाए भी, मतलब बाहर भी महल हमारे जो बनते हैं, बाहर भी महल का वर्णन आ रहा है सब जगह। ऊपर कौन से चांदनी पे, कौन से ऊपर महल कैसे कह दिया, तले महल? नहीं, नीचे से ऊपर तक महल ही महल नजर आ रहे हैं ना। हाँ जी, तले भी मधु दीदी देखो, खोल लो। अंदर भी देखो तो मानिक महल नजर आ रहे हैं। इधर ये वाले महल 12,000 की 12,000 आ रहे हैं जो आई हैं, वो भी महल, हम्म। तालों पर भी महल, चारों तरफ हाँ, घेर करके महल ही महल आए। मैं इसी नक्शा का ही खोल वर्णन रही है। थी। और भी किसी से पूछ सकते हैं। हाँ जी, मधु दीदी को मैंने खोला है, मैं नक्शा खोल रही हूँ। हाँ, आप मत खोलो। ऊपर भी तो माने टापू महल में भी तो महल ही महल बने हुए हैं ऊपर भी। हाँ जी, हाँ जी, और बिल्कुल, वैसे टापू महल पर भी महल बने हुए हैं और चांदनी पे। गोम्बर ऊपर चबूतरे पे आते हैं तो वहाँ 12,000 मानिक महलों की शोभा आ जाती है। पहले जब हम मानिक महल के अंदर एंटर करते हैं तब 12,000 की 12,000 आने आ जाती हैं, जो चौरस और गोल हवेलियां हैं हमारी। उनके अंदर भी फिर महल है, मंदिर है, कोठरियां हैं, तो बेशुमार शोभा है ना वहाँ महलों की। हम्म। आगे छुपाई आ रही है, ऊपर कर दो। जी। पहाड़ थम जो पहाड़ थुनी पहाड़ी मोहल मंडान कई मोहल मोहलों मिले कहूं जिमी न देखी आसमान। इन महलों में आए हुए बड़े बड़े खंबे तंबे
तथा छोटे छोटे थंबे, थुनिया जिसे कहा गया है, छोटे छोटे थंबे पहाड़ के समान ऊंचे आए हैं। महलों के मंडप भी पहाड़ों की तरह ऊंचे हैं। बहुत से महल तो आपस में इस प्रकार मिले हुए हैं, उनमें ना तो निजाम की धरती दिखाई देती है और ना ही आकाश दिखाई देता। अब इसमें थंबों का वर्णन, जितने भी अब महलों को घेर करके 2 थंब 3 गलियां आती हैं, जहाँ नीचे से महल जो तालों के ऊपर महल ऊपर थंबों के रूप में जा रहे हैं, ऐसे बता रहे कि कई बड़े बड़े भी थंब हैं तो कई छोटे छोटे भी थंब हैं, लेकिन कैसे ये पहाड़ के समान ऊंचे हैं। ये भी कुछ छोटे मोटे थंब तो नहीं है, बड़े थंब हो या छोटे थंब, सब पहाड़ के समान ऊंचे हैं। और महलों के मंडप भी, जैसे मंडप कैसे है, 4 हवेलियां हैं, 4 हवेलियां मंडप की तरह, 4 महलों के बीच नहरें, वो बीच में ताल बने हुए हैं, छतें मिली हुई हैं, ऐसे लगता है कि मंडप की तरह, पहाड़ों की तरह ये भी ऊंचे हैं। बहुत से महल तो आपस में इस प्रकार, मतलब आपस में इस प्रकार से मिले हुए हैं, महल पे महल, महल के महल, पर ना ऊपर से ऐसे लगता है कि किरणें जो धरती जो है दिखाई ही नहीं देती, सिर्फ महल ही महल जो है वो दिखाई दे रहे हैं, उनका तेज दिखाई दे रहा है, उनकी शोभा दिखाई दे रही है। लाल माणिक के फूल सब ऐसे सारा माणिक की तरह लाल ही लाल जो है वो दिखाई दे रहा है। आकाश भी दिखाई नहीं देता, धरती भी दिखाई नहीं देती, महल ही महल, थम भी थम, सब जगह नहर, बगीचे, चबूतरे सब दिखाई दे रहे। इसमें कुछ और भी किसी को ऐड करना हो तो कर सकते। महल, बहुत से महल तो मंडप के समान जो दिखाई दे रहे, मंडप, मंडप तो ऐसे तो शादी का मंडप, जैसे 4 खड़े थंब खड़े किए जाते हैं, ऊपर मंडप सजाया जाता है, इसी तरह से 4 महलों के 4, जैसे 4 गोल, 4 चौरस, गोल गोल चौरस, गोल चौरस, उन्हीं को ही कहा है। जैसे 4 है, ये एक मंडप की तरह दिखाई दे, 4 चौरस, बीच में गोल, 4 गोल, बीच में चौरस। या कुछ और भी किरण जी तो नहीं है ना? हाँ हाँ जी जी मधु जी, आप भी दीदी, बता सकते हैं। मधु हाँ जी, अपने अपने भाव बता सकते हैं, हाँ, मंडप कैसा ऐसे बना। इसको हाँ मंडप कैसे होता है, मंडप की तरह? ये देखो ना, मंडप तो वैसे 4 थंब उठते हैं और ऊपर छत डल जाती है, तो वो एक किस्म से मंडप की शोभा ले लेता है इस तरह से। हवेलियों में महल, महल में मंदिर। बीच में अगर मान लो थंब भी है तो वो पहाड़ की तरह है, उन थंबों को भी मंडप की तरह कह दिया गया ना। बीच में 2 थंब 3 गलियां तो सब में आती आती हैं, सबके बीच में आती है ना 2 थंब 3 गलियां। बीच में ये ताल बना हुआ है, ताल की शोभा ये देखिए ना, घेर करके ऐसे देखो, 2 थंब 3 गलियां चारों तरफ, एक ऐसे लगता है बीच में एक मंडप सजा हुआ, जहां पर मेल होता है ना, बीच में ताल बना हुआ है, वहां की शोभा को भी बता रहे हैं। कई तरह की शोभा दीदी बन सकती है, हाँ, यहाँ तो बहुत बड़ी शोभा बहुत है ना। शोभा, बेशुमार शोभा है, जिसका वर्णन ही नहीं हो सकता। हम्म। चलिए और कोई सुंदर हाँ सा। जी मधु दीदी, आप चुपई आगे ले लो, यही वाली इसके आगे के। हम्म, हम्म। प्रणाम जी सुंदरसाज जी, प्रणाम जी। चौड़े देखो चारों तरफों, ऊंचे लग आसमान, ऐसे और माहौल तो कहूँ जो कोई होवे इन समान। चारों ओर चौड़े चौड़े महल आए हैं, जो आकाश में बहुत ऊंचाई तक गए हैं। इनकी शोभा का वास्तविक वर्णन तो तब होता जब इनके जैसा और भी महल कहीं पर होते। ये मानिक महलों की शोभा को ही बता रहे हैं कि उनका विस्तार इतना अधिक है, उनकी ऊंचाई 12,000 भौम उनकी आई है, और इतनी ऊंचाई है कि वो आसमान को छूते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है आसमान को छू रहे हैं, और बहुत चौड़े चौड़े हैं, मतलब बड़े बड़े महल हैं, बहुत विशाल महल हैं। तो ऐसे महलों की वर्णन कैसे किया जाए? उसकी जैसा कोई महल हो तो हम उसकी उपमा उसके साथ देना, उसके जैसा कुछ है ही नहीं, वो अद्वितीय है, बिल्कुल अलग है, उसकी जैसी कोई शोभा है ही नहीं जिससे हम उसकी समानता का वर्णन कर सकें हम उसका। प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक सेकेंड, रीजन। हाँ जी मोनिका ले लो आप। मम्मी ने भी हाथ खड़ा किया था, कोई बात नहीं। नाम जी। प्रणाम जी। अंदर बाहर किनार सब
देख सब ठोरो खूबी देख, ए शोभा सांझ सोई देखेगा, जाको हक नजर में ले। ले, ये वाली हक बात नजर है। में ले। ये मानिक पहाड़ अंदर बाहर तथा किनार पर हर जगह अतिशय सुंदर दिखाई देता है। जिसे धान धनी अपनी बेहर की छांव तले लेते हैं, एकमात्र वह ही इस अखंड शोभा का दर्शन कर सकता है। जैसे कि पहली चुपैयों में भी वर्णन हुआ, जो मानिक पहाड़ हमारे आए हैं वो अंदर बाहर और किनार पर अति सुंदर दिखाई देते हैं, क्योंकि वो एक जैसे 12,000 की 12,000 हारे और बाहर चबूतरे भी एक जैसे आए हैं, और ऊपर घुम्मट कलश ध्वजा पताका की भी शोभा आई है। भूम दर भूम चबूतरों की शोभा आई है, चौपटे गुर्जों की, और ऊपर से जैसे चादरें गिरती हैं जल की, तो वो भी शोभा बहुत प्यारी है। तो वो सारा दृश्य देखने पे बहुत ही अति सुंदर लगता दिखाई देता है। वो कह रहे हैं कि जिसे धामधनी अपनी मेहर की छांव में ले लेते हैं, वो ही इनका दर्शन कर सकते हैं। जैसे देखो ऊपर कितने सुंदर ये कटेड़ा भी लगा हुआ है, और घुमटियां कलश ध्वजा पताका, और ये 4 जो गुर्ज जा रहे हैं, चौखटे गुर्जों की शोभा, गोल गुर्जों की शोभा ऊपर तक दिखाई देती है। और वहां से हमारे जल की धाराएं, जैसे 12,000 से 1199 पे, फिर 98 पे, 97 पे, ऐसे भूम दर भूम शोभा नीचे तक आती है। और नीचे जो हमारे 5 भूम के नीचे महल खड़े होते हैं, उसके चारों तरफ जो 4 थंब है, वो भी महलों की शोभा है, जिसमें हमारे 12,000 की डोलों की शोभा आती है। तो ये अति सुंदर शोभा का वर्णन है इसमें। धामधनी जिसे अपनी नजर में ले लेंगे, वही इस शोभा के दर्शन कर पाएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, डीपी सिंह जी, खुला हुआ है आपका। प्रणाम जी। फिरती दीवार फिर देखिए, तीन बीच माहौल अनेक, जो खूबी देखिए, जानो ऐ नेक सो नेक, जानो ऐ नेक सो नेक। मानिक पहाड़ के चबूतरे के किनार पर सर्वप्रथम चारों ओर से घेर कर 12,000 हांस वाली एक मंदिर की मोटी दीवार आई है। पहले इसकी शोभा को देखिए, पुनः इसके अंदर जो बहुत से महल आए हैं, उनकी भी शोभा को अवश्य देखिए। आप जिस जिस की सुंदरता को देखेंगे, तो ऐसा लगेगा कि मात्र यही सबसे अधिक सुंदर है। बाबा वादक में सबकी सुंदरता समान होती है, इसलिए जिसे भी देखा जाता है वही अधिक सुंदर दिखता है, क्योंकि अखंड सौंदर्य कभी कम या पुराना नहीं होता। नित्य नवीनता का ही यहाँ की प्रत्येक वस्तु को एक दूसरे से अधिक सुंदर रूप में प्रस्तुत करती है। पहली फिरती दीवार फिर देखी। अब इसमें ये कहा कि जो मानिक पहाड़ है, जब हम उस ऊपर चबूतरे पे जाते हैं तो सबसे पहले एक दीवार की शोभा दिखाई देती है, इसमें बेल बूटी और बहुत सी नक्काशकारी बहुत सुंदर दिखाई देती है। जब उसके अंदर से हम अंदर जाते हैं तो वहां फिर बीच में माहौल दिखाई देते हैं, अनेक प्रकार के माहौल दिखाई देते हैं। जो हाँ यहाँ पे देखिए, ये माहौल है। वो कहते हैं कि जिसकी भी खूबी देखें माहौल की, जैसे चौरस गोल दिखाई दे रहे हैं, तो वो एक से एक बढ़ के दिखाई देते हैं। उनकी सुंदरता जो है, पहले से लगता है कि ये इससे भी सुंदर है, ये उससे भी सुंदर है। हालांकि बताया गया कि वहाँ एकत्व है, वाहिदत है, एक दिली है तो सब एक चीज, लेकिन देखने में लगता है कि ये और भी सुंदर दिखाई दे रहा है। तो ये मानिक पहाड़ की बहुत सुंदर शोभा का वर्णन इसमें किया गया है। प्रणाम। प्रणाम जी। फिरती दीवार का वर्णन हो गया, जिसमें सब सुंदर साथ को जिन्होंने करा हुआ है। दीवार, मोटी दीवार का वर्णन, बड़े दरवाजे चारों दिशाओं में, ये जो हमारी अंदर हवेली आई हैं, 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे, उस मोटी दीवार के बाहर हवेली के सामने भी हमारे छोटे दरवाजे, फिर 12,000 हमारे गोल गुज के सामने वैसे ही हमारे सामने छोटे हमारे कुंड भी बनेंगे, साथ में 2 थंबों के हारे अपनी चौरस घेर कर पूरी दीवार की शोभा देखिए। फिर अंदर चलिए, फिर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे,
फिर हमारे माणिक महल, फिर वैसे ही अंदर चलेंगे, हमारे चबूतरे उठेंगे, फिर उस पे वैसे ही हिंडोले 11,999, फिर बीच में एक मोटा पाइप जाता हुआ, पूरी अंदर शोभा अभी हम समझेंगे सब चर्चनी के द्वारा, जो चौपाई कह रही है उतना ही वर्णन। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम एक जी। हवेली चौरस, दूसरी गिरवाए, एक खोबी मुंह नजरों आलसी ताए। मानिक पहाड़ में एक हवेली चौरस आई है, एक हवेली गोल आई है। इस प्रकार का विषय चौरस एवं गोल हवेलियां आती गई हैं, जिनकी 12,000 की 12,000 आई है। इस प्रकार की शोभा चारों ओर आई है। ये शोभा ब्रह्म शिष्यों को ही दिखाई देती है। जब हम मोटी दीवार के अंदर जाएंगे तो एक चौरस एक गोल, एक चौरस एक गोल, इस तरह से घेर कर 12,000 हवेलियों की 12,000 तारे आई हुई हैं। मतलब कि एक 4 चौरस हवेलियों के बीच में एक गोल और 4 गोल हवेलियों के बीच में एक चौरस हवेली आई है, और जिनके साइड पे 2 तंबों की इमारत आई है। इनकी जो चारों तरफ एक जैसी है और बहुत अद्वितीय शोभा, और यह शोभा जो है सब ब्रह्म शिष्यों को ही दिखाई दे, तो मतलब नजर से हम देंगे तो हमें नहीं लगेगा। जैसे कि दरी देवचंद जी ने जब उस बंदे को नाई को दिखाई तो उन्होंने कहा मैं नहीं देता 2,000, 2 के 4 पैसे ले ले, तो पर मुझे ये गोपोड़े मत सुना। तो कोई और इसको सुनेगा तो उनको लगेगा कि ये बेकार ही है, लेकिन ये शोभा जो है सिर्फ ब्रह्म शिष्यों को ही दिखाई देगी। प्रणाम। बिल्कुल, वो आपने सही बात सुनाई। गपोड़े लगते हैं, ये क्या तुम्हारी हाँ जी। 12,000 की हवेली है? 12,000 की, फिर इसके लिए बड़ी फिर अच्छी 12,000। सुंदरता जी। हाँ बताओ दीदी। हाँ कहते देवचंद्र जी ने जब सबसे पहले परम धाम दिखाई दिया, उनकी सुरता पहुंची, उन्होंने एक एक चीज को देख ली। अब वो सोचते में ऐसा बताया जाता है, कहीं लिखा नहीं हुआ कि ये शोभा मैं किसको बताऊं। तो वो बाल कटाने वाले जो नाई होते हैं ना, नाई को, उनके पास हाँ। बैठ जाते, कहते तू मेरे से पैसे ले ले और मेरी बात सुन। अब उन्होंने मानिक पहाड़ का वर्णन शुरू किया। हवेली में मोहर, मोहर में मंदिर, मंदिर में कोठरियां, कोठरियों में डब्बे, डब्बे में मिठाइयां, ऐसे ऐसे 12,000 सब सुनाते जा रहे थे। वो कह रहा जी पैसे मुझसे ले लो, ये गपोड़े बंद कर दो, मुझे नहीं आपके गपोड़े सुनने। पर उनके अंदर तो था कि मैं ये शोभा बताऊं, किसी को बताऊं, तो कोई सुनने वाला नहीं था। ऐसा स्वामी जी सुनाया करते हैं, तो दुनिया और के अब लिए देखो, और दीदी अब देखो सुंदर साथ तैयार है सुनने के लिए। एक सुंदर साथ वहाँ बोलते हैं हाँ हम बोलने को भी तैयार हैं और सुनने को भी तैयार है, क्योंकि ये सुनाने ब्रह्म के लिए, सृष्टियां ही सुने पाएंगी और कोई सुन ही नहीं सुनने पाएगा। सुनाने के लिए दोनों ही तैयार हैं। हाँ जी। क्योंकि राजी की बात है ना, तो अच्छी लगती है। हाँ जी वीना दीदी। अर्स जोए हर्ष अर्थ फौज। हौज दो बीच में, मोहल माणिक पुखराज, जेता नजदीक हौज के, तासो मोहल माणिक रहे विराज। अर्स हौज दो बीच में, माणिक पहाड़ और पुखराज के बीच में रंग महल और हौज कौसर ताल की शोभा है। पुखराज से जितना हौज कौसर 9 लाख दूर है, उतना ही हौज कौसर से माणिक पहाड़ दूर है। तो अर्स हो दो बीच में, रंग दीदी ये महल और माणिक पहाड़ के बीच में हौज कौसर आता है। तो हौज कौसर अगर रंग महल से 9 लाख कोस दूर है, तो उतना ही 9 लाख दूर माणिक पहाड़ है। ऐसा नहीं कह रहे, इसमें कह रहे रंग महल और हौज कोसर बीच में आते हैं, दोनों हाँ। तरफ से आते हैं। मानिक पहाड़ और पुखराज पहाड़ दोनों तरफ, पुखराज पहाड़ मानिक पहाड़ है, पहाड़ दोनों तरफ, और बीच में क्या आ गया, एक तरफ हौज कौसर और एक तरफ रंग महल पुखराजी पहाड़ के साथ रंग महल। ये बताया इसमें आगे आगे लंबाई चौड़ाई बता रहे हैं। हाँ, इसके अंदर भावार्थ है नहीं। नहीं, तो ये जो माणिक पहाड़ है इतना 12,000 ऊंचा, और नहीं इसमें लंबाई थोड़ा बताया, जेता नजीक हौज के। नहीं हौज मतलब कौसर के ये नजदीक क्या है? मतलब हौज कौसर तालाब तो
माणिक पहाड़ और पुखराज पर्वत, एक साइड में पुखराज पर्वत 1000, एक साइड में माणिक देखो मैं नक्शा खोलती हूँ, ऐसा नहीं, देखिए सेकेंड। एक साइड में उत्तर दिशा में पुखराज पर्वत है, दक्षिण दिशा में माणिक पहाड़ और बीच में हौज कौसर आ गया। तो दोनों में रंग पहाड़ महल। के हैं, रंग महल बीच में आ गया। नहीं, दोनों रंग चीजें, महल रंग भी महल आया। रंग महल हौज के कौसर एक भी। साइड में बता रही हूँ, एक साइड भूल जाती है, आधा बोलती हूँ। रंग महल के उत्तर दिशा में तो पुखराज पर्वत आ गया और दक्षिण दिशा में हौज कौसर, उसके बाद माणिक पहाड़, सब डोरी बंद है ना, एक ही लाइन में है। ऐसा कह रहे, पुखराज पहाड़ से हौज कौसर 9 लाख कोस और रंग हाँ। महल से मानिक पहाड़ भी 9 लाख कोस, हाँ सबके बीच में 4.5 4.5 4.5 4.5 वो ये डोरी बंद हो गया ना। डोरी बंधा है। हाँ, तो वही माणिक पहाड़ का अगर वर्णन करूं क्या? नहीं नहीं, इसमें वर्णन नहीं मांग रहे वो। अभी चौपाई में नहीं, आप कितना दूरी बताइए, दोबारा बोलो किरण दीदी, एक बारी जो बात कह रहे हैं ना चरण के हिसाब से हाँ। उतना ऐसे बोलो। है ना, पुखराजी पहाड़ से जो हौज कौसर है वो 9 लाख कोस है और रंग महल से जो मानिक पहाड़ है वो भी 9 लाख कोस है। ऐसा ना, रंग महल से 4.5 लाख कोस और रंग महल से हौज कौसर 4.5 लाख कोस, 9 लाख कोस हो गया ना। तो पुखराजी पहाड़ से हौज कौसर 9 लाख कोस हो गया। इसी तरह से रंग महल के बीच में से आप ले लो 4.5 लाख कोस पर हौज कौसर, इसके 4.5 लाख कोस पर मानिक पहाड़। तो उन्होंने कहा रंग महल से भी 9 लाख कोस पहाड़ मानिक पहाड़ आ जाता है, पुखराज पहाड़ से हौज कौसर भी 9 लाख कोस आ जाता हाँ ये बात कह रहे हैं, जो चरण कह रहे हैं ना उतनी है। हाँ, समझ आ चरण के जाती हिसाब है। से मैं बोल रही हूँ। हाँ वो बिल्कुल सही है। हाँ जी, हाँ जी नरेश जी आप खोलो। नाम जी, नाम जी। वही जो बाद में बताया वही है। हाँ वर्णन तो यही है, खाली चरण के हिसाब से वो सही है वर्णन। 4.5 लाख कोस की दूरी में ही पुखराज से रंग महल से फिर 4.5 लाख कोस कौसर, फिर 4.5 लाख कोस माणिक। ये चारों हुए दूरीबद्ध, सामी अक्षर नूर शोभित, ये हक हुक्म बुलावत, इत और न पहुंचे सिफत। पुखराज पहाड़, रंग महल, हौज कौसर ताल तथा मानिक पहाड़ सभी एक सीध में। रंग महल के सामने पूर्व दिशा में अक्षरधाम सुशोभित होता है। धाम धनी का आदेश हुक्म ही मुझसे ये ऐसा कहलवा रहा, तो मैं कह रही हूँ यहाँ अक्षरातीत के अतिरिक्त और किसी की महिमा नहीं। ये चारों हुए दूरीबद्ध, जो भी हमने ऊपर बात करी, जिस ऊपर वाली छुपाई में थी, पुखराज पहाड़, रंग महल, फिर हौज कौसर और फिर मानिक पहाड़, ये चारों बिल्कुल एक सीध में आया है 4.5 लाख की दूरी पे। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है? एक मिनट खोल देती हूँ। नहीं, खोल है मेरे पास, कोई बात है ना, हाँ फिर हाँ। ठीक है। हाँ। ये चारों हुए दूरीबद्ध, सब चारों ही एक सीध में बिल्कुल दूरीबद्ध, सामी अक्षर नूर शोभत। वो कह रहे हैं कि रंग महल के एकदम साम सामी अक्षरधाम का हमारा, उनका रंग महल कह लो, चारों चार चांदनी चौक और एकदम बिल्कुल धाम दरवाजे के सामने उसका भी दरवाजा, तो वो साम और उसका भी नूर शोभित होता है। ये हक हुक्म बुला, ये राज्य का हुक्म ही बुलवा रहा है, नहीं तो किसी तन में या किसी के में कोई हिम्मत नहीं है। ये राज्य का हुक्म ही बुला रहा है, हक का हुक्म। ये तो और ना पहुंचे सिफत, यहाँ अक्षरातीत के अलावा, राज्य के हुक्म के अलावा इस बात को कोई कह ही नहीं सकता, ना कोई, वही कहलवाते हैं, वही जानते हैं, वही समझते हैं। पहलू एक और ये बात नहीं मम्मी ले लेंगे, फिर आप देख लेंगे बाद में, बचते हैं अभी जो सुंदर सा आता है वो ले ले। प्रणाम जी, क्योंकि आज सब खत्म होने वाली है ना परिक्रमा, मैं भी इसलिए ऑफिस तभी से पढ़ेंगे। हाँ कोई बात नहीं, लास्ट में ले लेना आप ना, लास्ट वाली चुपाई ना। मम्मी बोलो। आवाज आ रही कि नहीं? आवाज आ रही? आ रही है, आ रही है, आ रही है। एक कहा कोल थोड़े मिने, रूहें समझेगी बहुतात, दिल मोमन से न निकसे, चुभ रहती दिन रात है, चुभ रहती दिन रात है। यद्यपि मानिक पहाड़ की शोभा का यह वर्णन मैंने बहुत थोड़े से शब्दों में किया है,
किंतु परम धाम की आत्माएं इसे विस्तार पूर्वक समझ जाएंगी। ब्रह्म शिष्यों के धाम हृदय से मानिक पहाड़ की ये शोभा निकल नहीं पाएगी, बल्कि दिन रात अखंड बनी रहेगी, बसी रहेगी। तो उन्होंने वर्णन तो कर दिया कि है कहा कौल थोड़े मिले। मैंने क्या किया, इसको थोड़े से शब्दों में मानिक पहाड़ का वर्णन बहुत थोड़े शब्दों में कर दिया है। फिर वो कौन समझेगी, फिर रूहें ब्रह्म शिष्य इस बात को समझेंगी, और जो 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 मोमनों के दिल से जो आवाज निकलेगी वह हमारे दिल में बसे रहेगी, वो छूटेगी नहीं, वो चुभती रहेगी दिन रात कि कितने माहौल, कितने सुंदर, कितने झूले, कितने 12-12 हजार के, ये सब हमारे ही ब्रह्म शिष्यों के लिए आए हैं, और हम ही समझ सकते हैं कि राजी महाराज ने हमें ऐसा सिखाया, औरों को कोई समझ नहीं बात की। उन्होंने ये बात कह दी कि मैंने थोड़े में कहा है, लेकिन रूहें ज्यादा समझ जाएंगी। तो समझ रही है ना, तभी समझ रही है, थोड़ी सी वाणी लेकर ही समझ रही है। इतनी शब्द, इतना सुंदर वर्णन राजी महाराज ने अंदर ही अंदर कर दिया हमारे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। श्रीनिवास जी आप बोलो। मम्मी आपका म्यूट कर लो थोड़ा सा। हाँ। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। कहीं 12,000 महल फिरते, कहीं हुक्मे जिनकी बात, दिन हर महलों बीच बीच में 12,000 महलात। मानिक पहाड़ में 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें घेर करके आई हैं, और धामधनी के आदेश से मैंने उनकी अद्वितीय शोभा का वर्णन कर दिया है। इन प्रत्येक हवेलियों के बीच में 12,000 महल भी आए हैं। तो यह जी उसी का ही वर्णन कर रहे हैं मानिक पहाड़ का, कि जो मानिक पहाड़ है उनकी हवेलियों के अंदर प्रत्येक हवेली में 12,000 हवेलियां आई हैं, और फिर उन हवेलियों में प्रत्येक में 12,000 महल आए हैं। उन महलों में 12,000 मंदिर, और फिर प्रत्येक मंदिर में 12,000 कुटियां हैं। और इसको एक दोहरी बंद बता रहे हैं कि एक दोहरी बंद आया है। इधर तो उत्तर दिशा में पुखराजी पहाड़ और हौज कौशर रंगमहल के दाहिनी तरफ, दक्षिण में हौज कौशर, और उधर फिर 24 हाथ का महल और मानिक पहाड़। इधर सामने जो अक्षरधाम आया है वो भी 9 लाख कोस की दूरी पर ही है। जो पुखराजी पहाड़ से मानिक जिस तरीके से हौज कौशर 9 लाख कोस की दूरी पर आया है, ठीक इस प्रकार से रंगमहल से मानिक पहाड़ भी 9 लाख कोस की दूरी पर आया है। तो ठीक उसी तरीके से जो है अक्षरधाम भी 9 लाख कोस की दूरी पर आया है। तो पिया जी इसकी संपूर्ण शोभा का वर्णन करें। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी ज्योति दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। अटक रहे थे इत ही बीच आमने मोमिन दिल, इन अर्श रूह वास्ते एता कहया विचार करे सब मिल, विचार करे सब मिल। मैं इन महलों की शोभा को देखकर खूब अटक सी गई थी। यह सारा वर्णन तो मैंने इसलिए किया है ताकि ब्रह्मसृष्टियों के धाम हृदय में यह छवि बस जाए और सभी मिलकर इसका चिंतन करें। अटक रहे थे इतनी मैं इन जो हमारे मानिक पहाड़ और हौज कौशर और जो ये पुखराज पहाड़ की शोभा बता रहे हैं, तो इंद्रावती जी बता रहे हैं, ये सारा वर्णन तो मैं इसलिए किया कि मेरे ब्रह्मशिष्यों के हृदय में ये सभी धाम में बस जाए, ताकि सभी मिलकर इसका आत्म चिंतन से चितवनी द्वारा इनको अपने दिल में बसाएं और अपनी परम धाम की यादों को दिल में ले करके और परम धाम में आ जाएं। सब राज्य के चरणों में जो मूल मिला में बैठे हैं, आप एक एक करके चिंतन करके अपने दिल में बसा करके अपनी बातों को याद करें। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी वीना दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो मोमिन किए हक के बेशक, तो लेंगे दिल विचार, अर्श दिल यही मोमिनो, तो ल्याए बीच शुमार, तो ल्याए बीच शुमार। जिन ब्रह्म मुनियों को धाम धनी ने पूर्णतः संशय रहित कर दिया है,
एकमात्र वे ही अपने दिल में इस शोभा का विचार करेंगे। इनका ही हृदय श्री राज जी का धाम है और इनके लिए ही अनंत शोभा को सीमाबद्ध करके वर्णित किया गया है। जो मोमिन किए हक के बेशक, जिन मुनियों के हृदय में परम धाम आ गया, राज्य आ गए हैं, उनके दिल में ही ये एक वहाँ की परम धाम की जो शोभा, उनके दिल में ही वो अपने विचार करेंगे। उनका हृदय ही श्री राज्य का धाम होगा और उनके लिए इनके लिए ही सीमा सारा वर्णन करके सीमाबद्ध करके वर्णन किया गया है, ताकि उनको सब पता लग जाए भी कैसे मोहल आए हैं, कैसे मानिक पहाड़ है, कैसे पुखराज पहाड़ है, परम रंग महल है, इन सब का उनके अंदर उनकी शोभा को पता लग जाए। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुनैना। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। आगे आए मिली इत नदियां, चकराव ज्यों पानी चलत, तीन पीछे नदियां माहौल बनकी, जाए सागरों बीच मिलत, जाए सागरों बीच मिलत। मानिक पहाड़ के चारों ओर आई सभी नहरों का पानी, महानद में समाता है जो गोलाई में है। सारा जल घूमकर वन के महलों के महानद में जाता है, आगे जाकर सारा जल सागरों में पहुंच जाता है। सुंदर साहब जी, यहाँ पर मानिक पहाड़ में चारों तरफ नदियों का ही पसारा है, नीचे भी गोलाई में ऊपर भी, जितना ऊपर है वहां से सारी नदियां चलती आ रही हैं। तो इतना सुंदर नजारा अभी जो हमने मैप में देखा, ये हम बेशक हो गए हैं इसलिए हमें वो समझ आ रही हैं। तो वो कहते हैं महानिक पहाड़ के चारों ओर आई सभी नहरों का पानी महानद में समाता है। इसके बाद जो हमारा एक घूमकर महानद आता है, ये सारा पानी उसमें समा जाता है। हाँ जी, तो दक्षिण में आएगा महानद, तो वहां पर ये सारा पानी समा जाता है। ये चपाई तो मेरे पास नहीं है। ओके ओके दीदी, रुको 2 मिनट खोल। नहीं, 1 सेकंड लगेगा बस। आप चपाई का चरण पढ़ के मैं नक्शा लगा दूंगी। हाँ जी, तो सारा जल घूमकर वन के महलों के महानद में जाता है। ये सारा महानद वन के महलों, दीदी मेरे को नहीं इसमें पता चला। नदियां सारा जल सागरों में पहुंच जाता है। सुंदर, बहुत सुंदर हमारा मानिक पहाड़ है। यही बात है कि बेशक हो गए तो ये समझ में आ रहा है सारा। नदियां बन माहौल बन, ये क्या इसका वर्णन है मधु दीदी, क्या कह रहे हो? इसके बाद जो मानिक पहाड़ की हद के बाद वन की नहरें आती है ना, वन की नहरें, जल वहां चला जाता है, महानद से होता हुआ वन की नहर। इसके माहौल बन जाते हैं ना दीदी, यहाँ पे माहौल बनते हैं सारे वनों के माहौल। और ये जल भी महानद से होता हुआ उसकी पहली नहर में चला जाता है ना, जो पूरी ये रही देखो, यहाँ से ये जल गया, ये महानद में इधर आ गया, फिर हमारी बन की नहरें बन गई इधर। बन की नहरों में सारे बन के महल ही तो बने हुए हैं हमारे सारे, यहाँ पे सारी जोगबाई, सब फूलों पत्तों की सब महल जो बने हुए, ये वही। फिर वहां से ये सारा जल इधर से छोटी रांग से होता हुआ फिर ये सागरों में, इधर सागरों में समा जाता है पूरा जल। नहरों की शोभा बहुत ही सुंदर है, चक्रीदार, ऊपर भी आती है फिर नीचे बड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाती है। पहले बीच में घुसा फिर ऊपर से गिरा। हाँ, सब ऊपर छत है, ये भी शोभा इतनी सुंदर है। हाँ, तो छतों से गिरता गिरता पानी ऐसे ऐसे गिरता, ये सब पूरी जल की शोभा का पूरा है। पूरा जब सबसे लास्ट में करेंगे पूरा घेर के वर्णन आएगा। नाम जी, नाम जी। हाँ जी, अभी आगे चुपाई लेते हैं विजय दीदी। विजय दीदी आगे ले लो चुपाई। विजय दीदी। हाँ जी दीदी, हाँ जी। चुपाई। हाँ, क्यों कर कहूँ मैं पोरियां और क्यों कर कहूँ झरोखे, देख देख मैं देखिया ना आवे गिनती में ए, ना आवे गिनती में ए। मानिक पहाड़ में आई हुई मेहराबों तथा
झरोखों की रमणीयता का मैं कैसे वर्णन करूं। मैंने बार बार इन्हें देखा, किंतु किसी भी प्रकार से इनकी गणना नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर तो अनगिनत ही है ना दीदी मेहराबे और झरोखों की सुंदरता। तो उसका बता रहे हैं कि इतने सुंदर इनके झरोखे हैं या मेहराबे बनी हुई हैं कि इनकी गिनती तो का वर्णन हो कर ही नहीं सकते हैं। मानिक पहाड़ तक आके ना जैसे होता है ना, जुबान बेशुमार। बिल्कुल ही उन्होंने बेशुमार कह दिया कि मैं कोई वर्णन नहीं कर पा रही, जबकि उन्होंने आगे ये कहा कि मैं तो थोड़े में कह रहा हूँ, ब्रह्म शिष्टियां उसको विस्तार से समझेंगी। कि कैसी शोभा दे दी ना, राजी ने कितनी बड़ी बात कह दी हम लोगों को, वैसे तो जबकि वो मानिक करा पहाड़ तो की खुद का ही रही। वर्णन हो भी कैसे सकता है, कितनी है दीदी, 12,000 भूमि, 12,000 भूम उतरता हुआ जल, मतलब बिल्कुल ही हिंडोले कोई हिसाब ही नहीं 12,000, है। उन्होंने कहा हिसाब अंदर नहीं जो ना। एक नहर चल रही है वो सागर के समान है, जो अंदर नहर चलती है ना एक एक सागर के समान है। तो क्या वर्णन कर लेंगे, कितनी नहरें, 12,000 नहरों की 12,000 हारें, तो एक एक नहर को यहाँ के सागर से वो कर दिया, तो इसीलिए वो पूरी हो। हाँ जी कल्पना दीदी। हाँ जी राम मम्मी जी, आप। मैं गिरद कही चौरस की कही, पर कई हर भांत हवेली, जाके आवे ना माहौल सुमार में, तो क्यों जाए गिनी पौरी। यद्यपि मैंने गोल और चौरस हवेलियों की शोभा का वर्णन किया, किंतु और भी कई आकृति की हवेलियां हैं। जब माणिक पहाड़ के महलों की ही संख्या नहीं गिनी जाती, तो भला मेहराबों को कैसे गिन सकते हैं। यहाँ पर जो 4 चौरस के बीच में गोल आई है और 4 गोल के बीच में जो चौरस आई है, उसे बताया जा रहा है कि वो गोल और चौरस नहीं है, उसमें भी कई डिफरेंट तरह की आकृतियां से बने हुए हैं। और जब हम जब एक चौरस में जाते हैं तो उसके अंदर भी हवेली के अंदर महल, महल के अंदर मंदिर, फिर मंदिर के अंदर कोठियां, उससे ही जब हम नहीं गिन पाते हैं तो फिर भला वहां के मेहराबों को कैसे हम गिन सकते हैं। इसमें उसी को बताया जा अब रहा है। यहाँ पे उन्होंने गिनतियां सब खत्म हो गई, कितनी मेहराबें हैं क्या है, कितनी कितनी गिन लेंगे। और कई तरह की गोल चौरस के अलावा भी अलग अलग मतलब कि शोभा की अलग अलग ही यहाँ पे हवेलियां, खाली यहाँ तो कहने को गोल और चौरस कह दिया है, जैसे ये चौरस है ये गोल है, लेकिन अलग अलग आकृति की, कितनी तरह की आकृति की हवेलियां, ये वर्णन यहाँ है। के हिसाब से हमें जैसे समझ आ जाए गोल और चौरस, खाली 2 ही शब्द आ गया यहाँ पर तो। नैना पौरी मेहराबों को कहा गया। हाँ मेरा भी बोला है। पूछ रही है वो। अच्छा कल्पना जी। क्वेश्चन किया था। अच्छा अच्छा सुनैना कह रही, ओके नीचे से मेरा भी बोल दिया उन्होंने। हाँ जी हाँ जी आप भी पढ़ो प्राणनाथ ज्ञानपीठ। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। आगे मुझे कोई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पाठ की समाप्ति करनी है, आ जाओ। हाँ मैं थी तो पहले से ही, लेकिन हाँ आज पता है मुझे, बैठी हूँ। नहीं नहीं पता है मुझे। हाँ अब चलो मेरे को दिल में आया, मैंने कहा मैं भी एक चौपाई पढ़ ही लूं नरेश हाँ जी की दीदी तरह, मेरा भी मन कर रहा था। पढ़ो पढ़ो मजा आएगा। हाँ जी ये 26 ना, आज कोई ना रहे, बाकी सब चुपाई पढ़ लो। कोई खाली लास्ट ना वाली सब पढ़ेंगे, लास्ट वाली सब पढ़ेंगे। जब हक याद जो आ वही, तब रूह देखया चाहे नजर। जब हक याद जो आ वही, तब रूह देखया चाहे नजर। दिल अर्श मारिया इन घाव से, सोए मुर्दा सहे क्यों कर। अच्छी बात है। जब प्रियतम की प्रेम भरी याद आती है, जब हक याद जो आ वही, जब प्रीतम की प्रेम भरी याद आती है, तभी आत्मा उनका निजधाम का दीदार करना चाहती है। विरह की यही चोट उसके धाम हृदय में प्रियतम को बसा देती है।
जबकि संसार के जीव विरह को सहन नहीं कर पाते, अर्थात धनी का विरह नहीं लेते। भावार्थ, इस चौपाई के तीसरे चरण का भाव यह है कि विरह की चोट से ब्रह्म मुनियों के हृदय में जो पहले संसार बसा होता है वह समाप्त हो जाता है। मतलब कि संसार की कोई इच्छा नहीं रह जाती, मार दिया जाता है और मात्र एक धाम धनी ही उसमें विराजमान रहने लगते हैं। जबकि संसारिक जीव धनी के विरह से कोसों दूर रहते हैं, वे विरहग्नि की ज्वाला का जरा सा भी तेज सहन नहीं कर पाते। यही इस चौपाई में रज्जी महाराज कह रहे हैं, जब प्रियतम की याद आएगी, जब हक याद जो आ रही, जब रज्जी महाराज की हमारे दिल में याद चुभेगी, तब रूह देखिए, तब जो रूह चाहेगी वो उसको नजर आएगा। दिल अर्श मारिया इन घाव से, और इन्हीं को ही घाव लगेगा ये विरह का। दुनिया वालों को तो विरह का पता ही नहीं है कि क्या विरह होता है। वो तो भक्त और वही वाला है ना, भक्त और स्वामी, भक्त और भगवान वाला रिश्ता रखते हैं ना। बस 24 घंटे वही नाक रगड़ना, आत्मा वही सारा विरह, तो उनको पता ही नहीं है। आज भी मेरी बात हुई थी किसी से, तो वो भी कह रही मम्मी मैं ना एक बारी ना वैष्णो देवी गई थी, नंगे पैर गई थी, तो मैं शूज वगैरह चप्पल वगैरह ले गई, बस वैसे ही मेरे दिल में आया। तो मतलब ये क्या है, मैंने कहा मैंने कहा उनसे क्या फायदा, तो वही लोग कहने लगी कहते फायदा तो अब नहीं है, बस वैसे ही मेरे दिल में आ गया कि मैं नंगे पैर जाऊंगी। तो वही तो मैंने कहा, मैंने उसको समझाया, फिर मैंने कहा देखो हम भी पहले यही सब बातें करते थे, लेकिन अब ना सुध आ गई है। और ये सुध कैसे आई है? रज्जी महाराज की वाणी, जैसे जैसे वाणी पढ़ेंगे वैसे वैसे हमें ज्ञान मिलेगा। और ये सब बातें तभी दिल में आती है जब ज्ञान आता है। ज्ञान कहाँ से आएगा? रज्जी महाराज की वाणी पढ़ के, दुनिया के शास्त्र पढ़ के, वो भी अगर वो शास्त्र में पढ़े उनसे भी उनको मिले, लेकिन किसी को फुर्सत नहीं है पढ़ने की। उनको तो ये है मंदिर चले गए, मूर्ति पूजा कर ली, चलो हो गया बस। ये ब्रह्मशिष्यों को ही एक खजाना मिला है विरह का। हाँ जी, एक चौपाई और है मुझे लगता है। अब ये लास्ट चौपाई है, अभी पढ़ते हैं। हाँ जी, अनिल गोहिल जी है और गौरी आप बोल लो। गुर्ज की सखी अब तक आप हमारा नाम। हाँ जी अनु दीदी आ जाओ, गुर्ज हमारे सामने। देखो महामत मोमिनो जागते, जो हक इल्मे दिए जगाए, करे सो बातें हक अरश की, तू पी इश्क तीनों पिलाए। महामती जी कह रहे हैं, श्री महामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, यदि आप धाम धनी की तारतम वाणी से जागृत हो गए हैं, तो अपने हृदय में प्रेम भरकर अपने प्रीतम की ओर, अपने परम धाम को अवश्य देखिए। अब आप केवल धाम धनी और परम धाम की बातें करें, संसार की नहीं। हे मेरी आत्मा, तू अपने पराना वल्लभ की प्रेममयी अमृत धारा का पान कर, और ज्ञान दृष्टि से जागृत हुए सुंदर साथ को भी प्रेम का रसास्वादन करा। श्री महामती जी कहते हैं कि अब अपने घर जाने का समय भी हो गया है, आप अपनी कॉल को पूरा करो। वही जो हम करके आए थे कि तू सोए मैं जगाए दूं, तो मैं सो तो तू जगा देना। ये एक तरह हमें अब राज्य की तरफ ही, अपने परम धाम की तरफ ही ध्यान देना चाहिए। अब हमें संसार की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ जी अनिल जी दोबारा से इस चौपाई का करो। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदरता जी। देखो महामत मोमिनो जागते। महामती जी कहते हैं कि सुंदर साथ जी, आप जब जाग जाओगे, तारतम वाणी से आप जागृत हो जाओगे, इश्क और इल्म से आप जागृत हो जाओगे, तो जो हक इल्मे दिए जगाए,
तो राज्य महाराज का जो इलम है, जो ज्ञान है, जिसे हम शंका रहित निसंग कहते हैं, वो ज्ञान के द्वारा हम जाग कर करे सो बातें हक अर्श की। तो इस ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से हम जाग कर अर्श की यानी परम धाम की, जो इस दुनिया में अब तक किसी ने जाना नहीं और माना नहीं, वो अर्श अखंड की बात, हम राज्य महाराज की बात करे सो बातें हक अर्श की। तू पी इश्क तीनों पिलाए, तू भी पी और औरों को भी पिलाए। तू पी इश्क तीनों पिलाए, यानी ये इल्म इश्क सब लेकर तू औरों को भी पिलाकर अपने धाम की पहचान करा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर सा जी, 5 मिनट अपन इस चौपाई का करते हैं। कितनी बड़ी बात करी है ये हमारे लिए। राजी का हुक्म, राजी का आदेश, परिक्रमा ग्रंथ के बाद ये लास्ट चौपाई कि देखो महामती मोमिनो जागते। इस चरण का अर्थ करते हैं इस चौपाई का। पहले एक चरण का अर्थ, देखो मोमिनो, एक मिनट बोलना चरण जिसके पास है। देखो महामती मोमिनो जागते। अब ये चरण का अर्थ करते हैं अलग अलग सुंदर सा। किरण दीदी पहले आप बताओ। एक एक चरण को लेते हैं, 5 मिनट है, ये हमारे लिए हुक्म है और बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, जयपुर दीदी, किरण दीदी बोलो। आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ जी, कौन सखी ने नहीं बोला है रेज हैंड करो। आप उनको करा लो जिसने नहीं किया। हाँ जी, आप तो बोलोगे बाद में। जिन्होंने नहीं बोला पहले ही बोला। जिग्ना, एक एक चरण का अर्थ। किरण दीदी के यहाँ शोर आ रहा है ना? वृंदा सखी ने नहीं बोला, वृंदा सखी। मैं जिनका कैमरा खुला है बस उन्हीं को हाँ, बोल उनका रही कैमरा हूँ। ऑन है, उनका कैमरा ऑन है। हाँ, वृंदा दीदी आप बोलो। देखो महामती मोमिनो जागते, बस इतना ही इस चरण का खोलो। देखो श्री महामती जागते। महामती जी कह रहे हैं कि बुद्धि के सागर, महामती जी परम बुद्धि के सागर कह रहे हैं कि देखो मोमिनो, चौपाई तो देखो महामती मोमिनो जागते। मैं चरण खोल देती हूँ। जागते देखो, महामती जी कह रहे हैं कि देखो वो जागते, जाग सुंदर सा जाग के देखो। यहाँ ये कितना वर्णन किया है। देखो श्री महामती मोमिनो जागते, मोमिन ब्रह्म सृष्टि जागते देखो। यहाँ पर देखो, अब क्या कहूँ। हाँ नहीं, ठीक कह रहे हो। देखो जागते देखो, जाग के देखो कि चितवनी करो। और हाँ, क्या क्या है हमारे जाग के देखना है। जाग के देखो, जागो और देखो। यहाँ पर वाणी है, चर्चनी है, विराट सप्तक है। यहाँ पर जाग के तुम देखो। अब कब तक सोए रहोगे? सोने से तो नहीं होगा, जाग के देखो। श्री महामती बोल रहे हैं कि जाग के देखो। महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी बोल रहे हैं कि सुंदर सा जाग के देखो, अब सोने का वक्त नहीं है। नहीं है। अब आगे वाला चरण है, जो हक इल्मे दिए जगाए। जो हक इल्मे दिए जगाए। हाँ जी, सुने ना? इसका बोलो, फिर आगे नरेश जी बोलेंगे। जो हक इल्मे दिए जगाए। आगे वाले चरण से जोड़ दो, आगे वाले चरण से। हाँ सुंदर सा जी, महामती जी ने कहा है कि जाग के देखो। और जागना हमने कैसे है? हक ने हमें इल्म दिया है। वो इल्म हमें चर्चनी के रूप में, वाणी के रूप में, वो इल्म हमें जो मिला है कि अर्श क्या है, फर्श क्या है, सच्चिदानंद क्या है, ये सारा उन्होंने हमें ब्यौरा करके दे दिया है। तो इल्म से ही हम जागेंगे। इस चरण में तो नहीं है कि जब हमें इल्म मिल जाएगा। इल्म किस चीज का मिलना है? कि हमारा परमात्मा कौन है, वो एक पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म, वो कौन है, जो सब धर्मों में अलग अलग बताया गया है, लेकिन है तो वो एक है ना। तो ये इल्म जब हम आ जाएगा कि वो एक परमात्मा क्या है, तो वो हमें जागृत, तब हमारी जागृति होनी शुरू हो जाएगी।
तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप शुरू होगा कि जब जाग जाएंगे हाँ। तो आगे क्या होगा। हाँ जी मधु दीदी, आगे वाला चरण फिर लास्ट और ले लेंगे। आगे चरण आता है, देखो महामती, कोई बात नहीं आप बंद कर दो, मैं दूसरे सुंदर साथ को ले लूंगी। देखो महामती मोमिनो जागते, जो हक इल्मे दिए जगाए। तो ये अभी परिक्रमा ग्रंथ का हुक्म है कि हमें राजी महाराज ने 25 पक्षों का इल्म देकर जागृत किया है। और जागते देखने का मतलब हमारे चित्तवन में जागना है। जागृति किसको कहते हैं, जागना किसको है, इसका प्रकरण हमने आगे पढ़ा भी है कि कैसे आत्म जागृति, आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण है कि कैसे जागना है और राजी ने क्या क्या उपाय करे हैं उसके लिए। आगे का चरण है, करे सो बातें हक अरस की, करे सो बातें हक अरस की। ये चरण करते हैं, करे सो बातें हक अरस की। अच्छा आपके शोर है, मोनिका आप करोगे, आप करो फिर उसके बाद ले लेंगे आगे से। करे सो बातें हक अरस की। जी कहते हैं कि हम परम धाम की हर पल हमारा ध्यान चितवन परम धाम की तरफ लगे। जैसे कि अभी चर्चनी चितवन चल रही है, तो हर पल कि हमारा परम धाम हरे रंग महल के आगे 7 वन आए हैं। हमारे दक्षिण की दिशा में बट पीपल की चौकी, पश्चिम की दिशा में हमारे फूल बाग बाग, उत्तर की दिशा में हमारे लाल चबूतरा जी, श्री राज पहाड़ जी, ताड़वन जी। और इन शोभाओं में अभी हमें रमन करना है। पिया जी का हाथ पकड़ के इन सारी शोभाओं में रमन करें, उन हिंडोलों का एहसास लें, उन वनों की चांदनी में जाकर पिया जी के साथ रमन करें। कहना नहीं है, अब करना है। चितवन में अपने पिया जी के साथ इन जगहों पे घूमना है। प्रणाम जी। हाँ जी एक सेकेंड। करे सो बातें हक अरस की। अब हमने सुंदर साथ से हक की बात करनी है और अरस की बात करनी, और कोई बात ही नहीं करनी। ये आज राज्य का हुक्म है। वैसे तो हर पल होता है, हर पल राज्य की चौपाई कुछ ना कुछ देती है कि हमें सब सुंदर साथ को आपस में मिलकर बैठक में सिर्फ राज्य की बात करनी है और अरस की बात करनी है, यानी अपने घर की बात। अब किसी के घर जाते हैं तो राज्य की बात और अरस की। अब लास्ट चरण है, तू पी इश्क तीनों पिलाए। तू भी पी, अब ये आगे करण करते हैं नरेश जी। तू पी इश्क तीनों पिलाए। हाँ जी नरेश जी। बहुत अच्छा समझा दिया सबने, मतलब अब लास्ट वाले चरण ले लो। हाँ वही, क्योंकि सब जुड़े हुए हैं। क्योंकि महामती जी कह रहे हैं कि भी अब मैंने अपने तुम में हक के इल्म ने जगा दिया है, तो अब तुम जाग कर, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ के जीव को जाग कर नहीं, रूह के नैनों से, अब अपनी रूह के नैनों से करें सो बातें हक अर्श की। अब सब जागने के बाद, सारा हक इल्म आने के बाद, हमें सब हमेशा हर वक्त सो बातें हक अर्श की, वहाँ के 25 पक्षों की ही बातों का हर वक्त ध्यान करना है, जिक्र करना है या चितवन करना है। हर वक्त हमारी आत्मा को वहीं रमन करना है। तू पी इश्क तीनों पिलाए, खुद भी पियो और सभी सुंदर साथ को भी पिलाओ। ये कोल भी निभाओ कि भी तू सोएगी तो मैं जागूं। हम किसी से कोई और संसारिक बात करें ही, हम हमेशा जब भी कोई बात करें, मानो किसी से मिलते भी हैं तो यही बात करें, अच्छा मानिक पहाड़ में इतने महल है, अच्छा पश्चिम की घाटी में ये शोभा है सीढ़ियों की इस तरह की, या होज कोसर में ये चौरस पाल आ रही है, अच्छा इसमें इस तरह कितने वृक्ष हैं, या मतलब फूल बाग में अच्छा इतने बगीचे हैं, और नूर बाग में अच्छा नूर के थम है। तो इस तरह की हक बातें हक अर्श की। इश्क पिलाना यही है कि वहाँ के अपने परम धाम की सारी 25 पक्षों की बातें ही आपस में हरकत किया करें। एक लाइन याद आ रही थी बड़ी प्यारी कि जैसे इल्म से हम जाग जाते हैं, अगर 1 मिनट है तो मैं थोड़ा सा बोल के सुनाऊंगा, उसके बाद या इसको समाप्ति के बाद बोल दूं जैसे आपको। हाँ किरण दीदी पहले इसका पूरा हाँ, उसका एक 2 लाइनें हैं बड़ी प्यारी। हाँ जी हाँ जी किरण दीदी
आप कहीं जा रहे हो? कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ये चुप इधर आती हूँ। देखो महामती मोमिनो जागते, सब सुंदर सा जिनका खुला है बोल लो साथ साथ। हाँ जी। देखो महामती मोमिनो जागते, जो हक इल्मे दिए जगाए, जो हक इल्मे दिए जगाए, ते सो बातें हक अरस की, करें हक की, सूफी इश्क तिनों पिलाए, सूफी इश्क प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, दर साथ की जय, आज के आनंद की जय। हाँ जी, 2 मिनट में सबको बंद कर रही हूँ। नरेश जी 2 लाइन सुना रहे। नरेश जी आप अनम्यूट कर लो। सारी बात वही है कि जब हमारे रूह के नैन खुल जाएंगे तो उसी पे एकदम लाइन अभी याद आई। रूह के नैना जो भी खोले, सुख अर्श के देखे वही, रूह के नैना जो भी खोले, सुख अर्श के देखे वही। बस इतना ही, अगली लाइन याद नहीं। कोई बात नहीं। प्रणाम जी। सुंदर सा जी, सब मिलकर एक जयकारा लगाते हैं, फिर खोल दूंगा। सब मिलकर जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साधु की जय, पन्ना धाम की जय। मैं सुना रही थी रे। अरे प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम हाँ जी, हाँ जी। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। किरण दीदी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। किरण दीदी ना मेरे को होल्ड देके चली गई हैं, वो कह के गए हैं बंद करना, रिकॉर्डिंग यहाँ से बंद करने का मुझे ध्यान ही नहीं। रिकॉर्डिंग ऑन द कंप्यूटर है कि क्लाउड है? आई डोंट नो। क्लाउड है, क्लाउड क्लाउड है। रिकॉर्ड टू द क्लाउड। ओके, फिर बंद करेंगे मीटिंग, फिर बंद हो जाएगी। लाइव तो मैंने बंद कर दी है। लाइव कर दी है तो ये रिकॉर्डिंग चल रही है ना, बातें चलेंगी। एक मिनट, किरण दीदी को कॉल कर लो। नहीं, किरण दीदी चले गए हैं, मुझे बोल के गए हैं, वो चले गए हैं। मैं तुम्हारे को होस्ट देती हूँ, तुम देखो, ठीक है? नहीं, वो यहाँ से मैं भी कर नहीं पा रही। होस्ट ही कर पाएगा क्या? नहीं, मैं होस्ट देती हूँ ना तुम्हारे को। ओके, हाँ जी। सुंदर सा जी 1 मिनट। आया होस्ट? रुको। हाँ, गया होस्ट तो है। हाँ जी, तो हो गया है। लेकिन वही लिखा हुआ आ रहा है, रिकॉर्डिंग ऑन द कंप्यूटर, रिकॉर्ड ऑन। किरण दीदी का वो सेटिंग अलग है। दीदी रिकॉर्डिंग हो नहीं रही शायद इस टाइम। ऊपर लिखा हुआ आ रहा है सोनू, ऊपर देखो लिखा हुआ। क्योंकि 1 मिनट में म्यूट करते हैं सबको। म्यूट करते हैं 1 सेकेंड, म्यूट करते हैं 1 मिनट, म्यूट कर देती है सबको। सोनू अभी रिकॉर्डिंग तो हो रही ना है, बोल रहा है रिकॉर्ड टू द क्लाउड, इसका मतलब नहीं हो रही। नहीं हो रही। हाँ, ऊपर फिर वो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है रेड में, वो रिकॉर्डिंग
हाँ वैसे नहीं हो रही, ठीक है। हाँ जी। वो हाँ इन्होंने उससे कर दी होगी ना, यूट्यूब ऑफ होगी। ठीक है सुंदर साथ जी, सब खोल सकते हैं, आराम से बात कर सकते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब श्रृंगार शुरू होएगा। अभी मैं किरण दीदी से बात करके मैसेज डलवा देंगे। किरण दीदी श्रृंगार करना है ना कल से? हाँ जी बोलो। श्रृंगार शुरू करना है ना कल से? आप जैसे सुंदर साथ ठीक समझे, जिगना वगैरह बताओ। हाँ जिगना कह रही थी तो श्रृंगार शुरू करते हैं, बीच में गैप तो डालना नहीं है ना? हाँ थोड़ा गैप डालना हो तो थोड़ा डाल सकते हो। चलो मैं आपसे बात करती हूँ फिर, अभी कॉल पे जो भी फिर होता है हम दे मैसेज देंगे, डाल है ना? देते हैं। ठीक है थोड़ा सा मैसेज गैप डाल डालना दो। चाहो तो डाल दो। ठीक है आपसे मैं बात करती हूँ अभी कॉल करके। बाकी किरण दीदी की क्लास तो चल ही रही है, पता लग ही जाएगा सुंदर साथ को। हाँ जी ठीक है सुंदर साथ जी, मिलते हैं। सबको आनंद आ गया। परिक्रमा ग्रंथ हमारा समाप्त हुआ है। समाप्त प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी तो ममता, आपसे कैसे प्रणाम जी। मुलाकात होगी? सभी है सुंदर साथ जी प्रणाम क्या जी। कह रहे मीठी हो? बातें कैसे सुनेंगे? क्या कह रहे हो आंटी आप? यदि गैप डाल दोगे तो आपकी मीठी बातें कैसे सुनेंगे हम बाद में? नहीं नहीं गैप तो डालने का मन ही नहीं है, हाँ जी, वो तो गैप तो नहीं डालेंगे। हाँ जी, मन नहीं है तो नहीं डालेंगे। उसमें क्या वाणी पढ़नी है अपन ने 1 घंटा, वो तो कोई दिक्कत हाँ ही जी। नहीं है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। लाई याद आ गई, हम हैं आशिक, आशिक रूह है हम पिया हैं चरण आशिक पिया चरण की, रूह हमारी नैन भजन लंबा हो जाएगा इसलिए हमारा टाइम हो गया। सुना देंगे कल, यही लगा देंगे कल। चलो जयकारा मिलके लगाते हैं। मीटिंग ऑफ का बोलो। श्री प्राणनाथ प्यारे की गुरु जय, महाराज की जय, सर्व सुंदर साई की जय। बस मैसेज अभी डलवा देंगे सुंदर सा जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।